नमस्कार। पिछले आम चुनाव में कई खास बातें सामने आई। उसमें एक बड़ा मुद्दा यह भी था कि पहली बार गंगा की दशा और दिशा को लेकर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखी। और जब केंद्र में नई सरकार आई तो गंगा की साफ सफाई को लेकर, निर्मल गंगा अविरल गंगा को लेकर कई कदम उठाए गए, जिसमें नमामि गंगा भी एक बड़ी परियोजना रही। और पिछले एक साल से लगातार इस पर निगाह रही कि गंगा की साफ सफाई को लेकर, उसके पुनर्जीवन को लेकर आखिर किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। और सरकार के अब एक साल पूरे हो चुके हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी, जो जल संसाधन मंत्री के साथ साथ गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय उनकी भी मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत उमा जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। पिछला एक साल और ख़ासकर देखा जाए नया मंत्रालय बना और गंगा की साफ सफाई को लेकर, उसकी पुरानी विरलता और निर्मलता को लेकर जो कोशिशें हुई, कैसा रहा एक साल? मेरे यहाँ जो गंगा का नोटिफिकेशन हुआ वो अक्टूबर में हुआ है। इसके पहले गंगा का जो स्वरूप था वो नमामि गंगे की जगह पे NMCG था और वो पर्यावरण मंत्रालय में था। और विभिन्न नदियों की जो योजना थी उसमें से एक एक्सक्लूसिव योजना थी 41 40 नदियाँ लिस्टेड थी, जिसमें कि रिवर कंजर्वेशन के नाम से प्रोग्राम चल रहा था। उसमें से 41वीं नदी गंगा थी, जिसमें कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा करके एक सोसाइटी रजिस्टर्ड बनी हुई थी। उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में हुआ है मेरे मंत्रालय में, अक्टूबर 2014 में। सो अक्टूबर 2014 के बाद हमारे मंत्रालय में आने के बाद में मुझे उसका उपाध्यक्ष बनाया गया, प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। और उसके बाद हमने, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं पूरे इस 8 महीने के रोमांचकारी सफ़र को ये कहूँगी कि गंगा का काम जटिल है लेकिन असंभव नहीं है। मतलब गंगा को हम अविरल और निर्मल करके दिखा सकते हैं। और राइन को ठीक होने में मैंने सुना है 40 साल लगे, जर्मनी की जो नदी है, और थेम्स को ठीक होने में 27 साल लगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अनुभव प्राप्त किया है साबरमती का, एक 7 किलोमीटर का स्ट्रेच ठीक किया है उन्होंने, वैसा हमको पूरे 2600 किलोमीटर में दिखाना है। तो मुझे यकीन है कि इसका पहला फेज़ 2 साल, दूसरा फेज़ 4 से 7 साल और अंतिम फेज़ 10 साल। कैसा आपको लगा कि जो पिछले सरकारों और जो पिछले सरकारी कोशिशें हुई थी वहाँ भी काफ़ी कहा जाता है काफ़ी पैसे खर्च हुए, और तो जब आप इस मंत्रालय में आई, जब ये जिम्मेवारी सौंपी गई, तो कैसा आपने महसूस किया? अभी तक यमुना पे ज़्यादा खर्च हुआ, करीब 4000 करोड़, और गंगा पर करीब 3000 करोड़। लेकिन जो भी खर्च हुआ वो होलसमनेस के साथ नहीं हुआ, समग्रता के साथ नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कोई STP बनाया, मैं क्योंकि गंगा के बारे में एक तो बात करने में बड़ी कठिनाई है, कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जिनके शॉर्ट में उत्तर नहीं हो सकती। जैसे बनारस में मैं एक STP देखने गई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि गंगा के फंड से बना था। उसमें 100-200 करोड़ लगे होंगे। अब मैं उसको देखने गई, मैंने देखा कि वो प्लांट बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर मैंने पूछा कि इस प्लांट से जो पानी निकलता है साफ़ होकर, ट्रीटेड वाटर, वो कहाँ जाता है? उन्होंने कहा एक ड्रेन में जाता है। मैंने कहा ड्रेन कहाँ जाता है? उन्होंने कहा गंगा में जाता है। मैंने कहा क्या नगर की बाकी की गंदगी भी उसी ड्रेन में आती है? उन्होंने कहा उसी में आती है। तो मैंने कहा फिर तो इस STP का पर्पस ख़त्म हो गया, क्योंकि आप बाकी का पानी भी उसी में डाल रहे हैं। तो अंत में यह हुआ कि सीवेज नेटवर्क भी होना चाहिए, और सीवेज नेटवर्क का और हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नहीं तो हम एक STP खड़ी कर देंगे, बाकी नेटवर्क के साथ हमारा जुड़ाव नहीं होगा। और अगर हमारा उस नेटवर्क के साथ जुड़ाव होता है तो 20,000 करोड़ तो हमारे लिए 2-4 शहर में ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में हम करें क्या? तो अंत में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको स्वीकार किया और हमारी उनकी सहमति बनी कि शेष नेटवर्क वो करेंगे, किनारे किनारे का नेटवर्क हम करेंगे, और हमारा उनका कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो अलग मंत्रालय बनने से जो भी तरह की नई व्यवस्था की गई, इससे कितना फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है? बहुत। अगर ये नहीं होता तो गंगा का काम नहीं हो सकता है, और उसका कारण मैं आपको बता रही हूँ। ना तो मैं राजीव जी को आरोप लगाऊंगी, ना मैं मनमोहन सिंह जी को, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये काम मोदी जी ही कर सकते थे। क्योंकि आप इसकी चुनौती देखिए, 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं। फिर कम से कम 11 केंद्र के विभाग हैं, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, पावर मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, में कितने नाम लूँ, वाटर रिसोर्स, जिनको यहाँ कोऑर्डिनेशन में काम करना है।
फिर 118 बड़े शहर हैं, फिर 140 इतने बड़े नाले हैं कि वो 140 गंदगी की नदियां हैं, वो नाले नहीं हैं, फिर 1619 पंचायतें हैं, फिर 764 इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपनी सारी गंदगी इसमें डाल रही हैं। अब बताइए, इस सारी चुनौतियों की विभिन्न, और इसमें विविधता है, चुनौती की एक रूपता नहीं है। अब आप समझिए, वो इतने कोऑर्डिनेशंस करने हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि ये बार बार मुझे 24 घंटे में एवरेस्ट पर चढ़ना है और उतरना है, एवरेस्ट पर चढ़ना है और उतरना है, मैं मोदी जी के बिना नहीं कर सकती थी। और मैं आज डीडी को ये बात कह सकती हूँ, मैंने कई जगह भाषण में भी ये बात कही है कि मोदी जी के समय पर अगर गंगा का काम नहीं हो पाया तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रयास मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। शुरू में जब प्रधानमंत्री ने कहा, गंगा की बात कही, चुनाव के दौरान कही, तो ऐसा लगा कि एक चुनावी वादा भर है। लेकिन आपको लगता है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई सरकार के द्वारा, उससे कितना बड़ा फर्क आया अगर पहले से तुलना करें तो? साहब, ये मोदी ही और ये साधारण व्यक्ति नहीं है। इनका तो जन्म ही जन आकांक्षाओं से हुआ है। एक इनका माँ की पेट से जन्म हुआ है और दूसरा इनके लोगों की आकांक्षाओं से जन्म हुआ है। देश बहुत त्रस्त हो गया था, वायदे सुनते थे, वायदों के इम्प्लीमेंटेशन होते थे, इम्प्लीमेंटेशन में भ्रष्टाचार होता था, बंदरबांट होती थी, कहीं कोई अनुशासन नहीं था, विकास के नाम पे दिखावा होता था। पहली बार एक आदमी सपनों को हकीकत में बदलने की इच्छा शक्ति रखने वाला ही नहीं, बल्कि हकीकत में बदल देने की कहानी बना के लाया गुजरात से। तो इसलिए मैं आपको आज मैं आपको कह रहा हूँ, आप देखिएगा, इस एक साल के बीच में आखिरी में ऐसा समय आया है जब विपक्ष ने अचानक बहुत हल्ला मचाया है। ये 2-3 साल के बाद सब गिरते पड़ते नजर आएंगे और मोदी जी अपने इसी टेन्योर में सारे वायदे पूरे करके दिखाएंगे। और वो मेरी नज़रों के सामने, कम से कम इतना तो मैं ज़िंदा जरूर रहना चाहूँगी, अभी मैं 55 साल की हूँ, 15 साल और जीना चाहूँगी और अपनी आंखों के सामने भी मोदी जी को 3 बार शपथ लेते हुए देखना चाहूँगी। मैम, नमामि गंगे और इस तमाम 20,000 करोड़ रुपए इसको लेकर आवंटित किए गए, योजना बनाई गई है। कहा जा रहा है ये इतनी बड़ी राशि है जो पिछले 30 सालों में खर्च हुई उसकी 4 गुना राशि है। ये कितना बड़ा प्रोत्साहन है या कितना बड़ा कदम? ये बहुत सोच के दिया है उन्होंने। मैं आपको बताऊं कि मैं पहले राजनीति में आने से पहले मैं प्रवचन करती थी और मैं बहुत 80 देशों में गई हूँ और मेरा प्रवचन सुनने के लिए बड़े बड़े नेता आते थे। इसके बाद मैं यहाँ राजनीति में भी 25 साल की उम्र से आ गई थी। 25 साल, मुझे 25 का 30 साल राजनीति में हो गए। 6 बार तो मैं MP रही हूँ, चीफ मिनिस्टर भी रही। मैंने इतना विद्वान नेता नहीं देखा। मोदी जी ने 20,000 करोड़ बहुत सोच के दिए हैं, उनको पता है किस योजना में कितना लगना है। जब हमने उनके सामने प्रेजेंटेशन किए हैं तो वो हमारी बात को पकड़ गए हैं कि हमको कहाँ कितना पैसा लगना है। इसलिए 20,000 करोड़ जिस तरह से उन्होंने दिए, उन्होंने बहुत सोच के दिए हैं। पिछले 29 सालों की 3,000 करोड़ की कहानी है और अकेले 4 सालों की 20,000 करोड़ की कहानी होगी। और उनने इतना सोच के दिया है और वो इतनी दम देते हैं हमको। आप दम देना समझते हैं ना, उत्साह हमारा इतना बढ़ा के रखते हैं। पूरा PMO हमारा उत्साह बढ़ा के रखता है कि हम ये 20,000 करोड़ बिल्कुल सही तरीके से खर्च करके दिखा देंगे 4 साल में। फंड के लिए और भी कई कोशिशें की गई थी। पिछले साल हमने देखा गंगा फंड नाम से भी चीज़ें आई। किस तरह का रिस्पांस रहा? हालांकि अमेरिका में भी उसके बारे में उन्होंने प्रचारित किया प्रधानमंत्री ने। अभी वो जो वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बना हुआ है क्लीन गंगा फंड जो बना हुआ है उसमें। Well, now let's take you live to Central Park in New Delhi, where Union Finance Minister Arun Jaitley is addressing at a function which is being organized as part of the Swachhta Abhiyan. These are the live visuals. Here is one big step towards a cleaner India, truly commendable. And at this moment, I think we should also give a big round of applause to all the 27,000 employees of Jubilant Foodworks. Now I will take this opportunity to request Shri Jaitley ji to please address the gathering and inspire us all to stay committed and keep working towards the mission of Clean India. Shri Shyam Bhartiya, Shri Hari Bhartiya, other distinguished
gentlemen on the dais, and those who are a part of this big campaign being undertaken by the Jubilant Food Company all over the country. I must tell you that when I was asked to be present at the program, I'm conscious of the fact that my presence here is symbolic. But it is symbolic for more than one reason. I don't recollect a campaign in recent years which has so largely caught on the popular imagination of India. When calls are given, whether it's programs of the government, they normally end up with an element of symbolism. There is some headway that they make. But in recent memory, if there is one program or call which has caught on the imagination of the entire country, which has transgressed beyond government and accepted by the people of India as their program, adopted by the people of India, it is the Swachh Bharat campaign. The reasons are very obvious. The value of cleanliness, as Shri Kaul just mentioned, was ever always highlighted in the multifaceted discourses of Mahatma Gandhi. But somewhere down the track, it took a back seat. And the consequences are very obvious. It's not merely that your surroundings are dirty. It's not merely that the environment is polluted. The impact it has on the quality of life of people has to be understood. Swachh Bharat is not merely an aesthetic concept. Swachh Bharat is a preventive healthcare program. The per capita expenditure on diseases caused by dirt and an environment which is not clean is huge. It's an expenditure that we can ill afford. Its consequences on human health, on quality of life, is enormous. It is for this reason that the Prime Minister chose the Independence Day to give a call for a Swachh Bharat campaign. Our initial target is that all schools, particularly where the girl child goes, by June, that is this month, we should have a 100% rate of toilets. It has been included as a part of the CSR program. A lot of incentives in our fiscal policy have also been announced. And from school children to college children to corporates to social organizations to other conscious NGOs, residents' organizations have all adopted this program in a very big way. And I'm delighted that your company has adopted it as one of its programs of joining with the community. With 1,000 stores and almost opening one every alternate day, your network is going to be huge. The resources are available. The manpower is extremely enthusiastic. And therefore, from railway station to bus stops to commercial areas,
to schools and other places in the vicinity of which your stores are located, it is going to be a great exercise which your company has undertaken. It is for this reason that my presence here is more than symbolic, that these programs need a lot of hand-holding and encouragement. And I'm sure many other corporates also who are involved in this exercise will emulate this model. And probably one day we'll get an opportunity in near future to visit some of the areas where the ground impact of your campaign is seen and felt. I thank you very much for having joined this campaign in a very big way, and I wish your campaign a great success. Thank you. Thank you so much, sir, for extending this support. Live visuals from Central Park. Union Finance Minister Arun Jaitley there addressing the event on Swachh Bharat. A couple of points that he reiterated. He said the Swachh Bharat Abhiyan is one such program that has been adopted by the entire nation and is something the initiative has caught the imagination of the entire country. He also recalled the father of the nation, Mahatma Gandhi's ideals and vision for Clean India, Swachh Bharat. And Finance Minister Arun Jaitley also did mention that the Swachh Bharat Abhiyan has gone beyond the aesthetic concept. It is also one of the preventive healthcare program launched by the Modi government. And now let's get back to the special and exclusive interview of Union Minister of Water Resources, River Development, Ganga Rejuvenation, Uma Bharti. के लिए और भी कई कोशिशें की गई थी। पिछले साल हमने देखा गंगा फंड नाम से भी चीज़ें आई। किस तरह का रिस्पांस रहा? हालांकि अमेरिका में भी उसके बारे में उन्होंने प्रचारित किया प्रधानमंत्री ने। अभी वो जो वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बना हुआ है क्लीन गंगा फंड जो बना हुआ है, उसमें पैसे आए हैं। मोदी जी के एक सूट की भी नीलामी हुई थी, उसमें भी 5-7 करोड़ रुपए आए हैं। अभी तो हमने मांगा ही नहीं है लोगों से ठीक से। अभी तो प्रधानमंत्री महोदय ने खाली चर्चा भर की है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा न्यूयॉर्क में जब इसकी चर्चा की, उसके बाद पूरी दुनिया से ऑफर आ रहे हैं और लोग अपने नाम से घाट बनाना चाहते हैं। कई लोग अडॉप्ट करने वाली एग्जैक्टली तो हमने उनको कहा कि आप अपने माता पिता के नाम पे नाले भी बंद करवाइए, क्योंकि वहाँ भी हम बता देंगे कि अमुक व्यक्ति ने अमुक जगह से इतने पैसे दिए इस नाले को बंद करने के लिए, हम लिख सकते हैं उसको वहाँ पे। तो लोगों ने कहा बताइए, मैंने लोगों को कहा आप नाले गोद लीजिए, इंडस्ट्रीज की जो गंदगी आ रही है आप वो गोद लीजिए। तो पूरी दुनिया इतना पैसा देने के लिए बैठी हुई है कि अभी आप उससे पूछिएगा मत कि क्लीन गंगा फंड में कितना पैसा है, ये बात आप मुझसे 3 साल बाद पूछिएगा। जी बिल्कुल। नमामि गंगे जो एक अलग तरह से योजना बनाई गई, उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, कैसे देखते हैं ये पिछले 1 साल को? हमने लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किए, हमने लक्ष्यों को इंगेज भी कर लिया, क्योंकि हमें मालूम था कि कैबिनेट का नोट जैसे ही आएगा तो उसके बाद योजना बनाना शुरू करना, ऐसा नहीं। हमारे अधिकारियों ने और हमने मिलकर तय किया कि हम योजना बना के साथ में रखें, तो जैसे ही कैबिनेट में हमारा अप्रूवल हो हमारी योजना शुरू हो जाए। जैसे पेड़ लगाने के लिए हमने FRI को इंगेज कर लिया, वाटर टेस्टिंग के लिए हमने नीरी को इंगेज कर लिया, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी को लेके, अपने एडिशनल सेक्रेटरी को लेके और नीरी के डायरेक्टर को लेके हमने एक कमेटी बना करके तैयार रखी। हमने सैंड माइनिंग के लिए अलग एक कमेटी बना करके तैयार रखी। फिर हमने अपने FA, अपने AS ज्वाइंट सेक्रेटरी मिशन गंगा की एक अलग टीम बना करके रखी और हमने सारी योजनाओं को बना करके रखा। नाले कैसे ट्रीट करने हैं, CWC को तैयार रखा गंगा रिजुविनेशन के लिए कि गंगा के किनारे नद्य ताल बनाओ। और जो पुराने नद्य ताल है, नद्य ताल का मतलब होता है, पुरानी एक परंपरा थी कि नदी के किनारे कुछ तालाब खोदे जाते थे, तो वो क्या करते थे, वो मानसून वाटर को टैप कर लेते थे और नॉन मानसून पीरियड में जब नदी सूखती थी तो वाटर उसमें रिलीज कर देते थे, तो उससे नदी कभी सूखती नहीं थी और आसपास का जो वाटर टेबल है वो ऊंचा रहता था। तो मैंने कहा कि जितने नद्य ताल पुराने हैं उनकी सूची बना लो। हमने RRR की स्कीम उस पर लगा दी है कि उनको रिपेयर कर लो, और अगर नए नद्य तालों का निर्माण करना, हम गंगा का GIS सर्वे करवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ गंगा सूख जाती है और गंगा की ज़मीन कितनी है, तो उसके हिसाब से वहाँ नए नद्य तालों का निर्माण करो, ताकि हम गंगा की धारा को गंगोत्री से गंगा सागर तक बिल्कुल ना सूखने दें। इसी प्रकार से गंगा की नहरों में जो पानी जा रहा है, नरौरा से जा रहा है, यमुना में जा रहा है, हथनी कुंड से, और इससे भीमगोड़ा से जा रहा है, ये जो गंगा की नहरों में पानी जा रहा है, तो इसके लिए मैंने AIBP को तैयार किया है
कि ये सारी नहरों के किनारों के जो किसान हैं उनको इसके लिए सिखाओ कि कम पानी में ज़्यादा सिंचाई कैसे होनी, ताकि गंगा की अविरलता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाया जा सके। जितने हेक्टेयर अभी इरिगेटेड हो रहे हैं उतने हेक्टेयर अगर इससे कम पानी में इरिगेटेड होंगे तो जितना पानी बचेगा उसको हम गंगा के मूल प्रवाह में छोड़ के रखेंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात भी हाँ, वही प्रधानमंत्री जी की योजना है जो हम गंगा पे भी लागू कर रहे हैं अपने AIBP के द्वारा। जी बिल्कुल। मैम, कहा जा रहा है कि जैसा आपने भी बताया नमामि गंगे का पहला चरण अगले साल अक्टूबर तक पूरा होना है। तरह का अभी तक आपने देखा है? अभी इसमें हमने, क्योंकि देखिए राज्य सरकारों के साथ हमें मिलकर चलना पड़ेगा। एक तो वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, दूसरा ये नदी सभी राज्यों में से होकर बह रही है, तो वहाँ के जो नाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के जो नाले हैं, उत्तराखंड के जो नाले, मैं आपको आप लोग जाते हो कई बार शायद तीर्थ स्थानों पे, तो हम ना बस भगवान को देख के चले आते हैं और गंदगी खूब डट के छोड़ आते हैं भगवान के नाम पर वहाँ पर। आपको आश्चर्य होगा जान के कि बद्रीनाथ में अलकनंदा में नाले गिर रहे हैं, गंगोत्री में नाले गिर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट बन गए हैं, जो होटल बन गए, और ये सारी दुखद कहानी अभी एक 10-20 साल की है। इसके पहले इतनी विकट स्थिति नहीं थी। अब इन सब के लिए मैंने सारे राज्यों की सरकारों को कहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट बनाइए और हमारी 100% फंडिंग है, क्योंकि हमारी जो स्कीम है वो सेंटर सेक्टर्ड स्कीम है, वो 100% फंडिंग है। मैंने कहा आप ठीक से प्रपोजल बनाइए, हमें दीजिए, क्योंकि हमारी तो इतनी बड़ी मशीनरी हो नहीं सकती है। हमें तो इतनी मशीनरी को इंगेज अगर हम करेंगे तो 20,000 करोड़ तो हमारे उसी में चले जाएंगे। फिर मशीनरी तो स्टेट की ही होगी ना, हम तो खाली एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो मैंने उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, सबको कहा है अपने अपने नालों को ठीक करने की योजना बना के अपनी अपनी एजेंसियों के माध्यम से हमको दीजिए। हम खाली उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करेंगे और आपको फंड देंगे और हम मॉनिटर करेंगे। तो ये बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पे हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो समयबद्ध तरीके से इस पूरी योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है वो क्या एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ऐसी चुनौती है जो शायद क्या कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर रही है, क्या जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया, हर रविवार रात 9:30 बजे। देश का राष्ट्रीय समाचार चैनल अब आपके मोबाइल फोन पर लाइव। अब खबरें कभी भी कहीं भी देखिए प्रमुख वीडियोस, ताजा खबरें और लगातार न्यूज अपने मोबाइल फोन पर। आज ही डाउनलोड करें डीडी न्यूज मोबाइल ऐप। एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर जाएं, डीडी न्यूज सर्च करें, ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करें और रहें हर पल खबरों के साथ। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती और गंगा और जो तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। उमा जी, आपने कहा है कि आजकल आप मंदिरों और तीर्थ स्थलों की परिक्रमा के बजाय नालों की परिक्रमा कर रही हैं। क्या इसका मतलब है और क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? इसके परिणाम ये आ रहे हैं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ जाते हैं, राज्य सरकार के अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। मैंने देखा है कि इसके पहले की जो वर्क कल्चर थी, जिसमें कि ऑफिस में बैठे हैं और प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने प्लानिंग कमीशन भंग किया और उसकी जगह पर नीति आयोग बना। इसी तरह से मैंने पिछले समय के गंगा के परिणाम भी ये देखे कि लोगों ने यहाँ बैठ के बना दिया। मैंने बनारस की एक STP की कथा आपको बताई है। इसी प्रकार से मैं यमुना प्लान में भी मैंने यही चीज़ देखी है। तो इसलिए अब की बार मैंने तय किया कि हम पहले नालों पे जाएं, उनको देखें, समझ में आवे और फिर अधिकारी वापस ऑफिस में लौटें और बनाएं। तो मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मेरे साथ नमामि गंगे जो मिशन है उसके लोग जाते हैं और राज्य सरकार के अधिकारी साथ होते हैं। और मैं आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से पूरे आस्थावान समाज को भी मैं कहूँगी कि आप लोग प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलिएस्टर जब ये फेंकते हो नदी में तो आप नदी की हत्या करते हो, और जब आप सड़क पर फेंकते हो तो आप गाय की हत्या करते हो, क्योंकि गाय इनको खाती है और मरती है। तो आप गौ के भक्त अगर हो और गंगा के भक्त हो तो असली भक्ति यही होगी कि आप प्लास्टिक,
पॉलीथीन और पॉलिएस्टर ना नदी में फेंको और ना सड़क के किनारे पे फेंको। इसलिए शायद आपने साधु संत समाज उनका भी आह्वान किया है इसको लेकर। हाँ, मैंने उनको भी कहा, क्योंकि देखिए संतों का प्रवचन सुनने के लिए मैंने देखा है पंडालों में इतनी भीड़ रहती है। अगर वो उनको कसम दिला दें तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही और मैं उस बात का मतलब समझ गई थी। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ भारतीय अगर एक दिन में तय कर लें कि हमें अपना देश गंदा नहीं रहने देना, तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को गंदा नहीं कर सकती। 125 करोड़ का मतलब होगा 250 करोड़ हाथ, और 250 करोड़ हाथों ने अगर सुबह से शाम तक तय कर लिया कि हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारी नदी, हमारा तालाब, हमारे पहाड़, हमारे जंगल आज सुबह से शाम तक ही हमें साफ करना है, तो सिर्फ केमिकल की गंदगी रह जाएगी और सीवेज की गंदगी रह जाएगी नदियों में। इसके अलावा कोई गंदगी नहीं बचेगी। सरकार का काम सिर्फ सीवेज और केमिकल को ठीक करना रह जाएगा। तो अगर इतना ही अगर साधु संत कर दें कि अपने प्रवचनों में अपने भक्तों को कह दें, क्योंकि आजकल आपने देखा एक बड़ी बहस चल रही, गाय का मांस खाना कि नहीं खाना। सबसे बड़ा गौ का हत्यारा तो वो है जिसने सड़क पर पॉलीथीन फेंक दी। सबसे बड़ा गंगा का दुश्मन वो है जिसने गंगा में पॉलीथीन फेंक दिया। मैम, नालों की बात हो रही है और कानपुर के नाले सब जानते हैं और वहाँ की टेनरीज और उसको लेकर भी बड़ी चिंता रहती है और कहा जाता है वो एक बड़ा सोर्स है। क्या कहेंगे, क्या इस पे प्रगति हुई है? जब मैं मंत्री नहीं बनी थी तब से मेरी टेनरी के लोगों से बात चल रही है और हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने कोशिश भी करी कि टेनरी, स्लॉटर हाउस, इन सब के जो मालिक हैं उनके साथ कुछ हमारा टकराव हो जाए, तनाव हो जाए, फिर कानपुर से हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन उसमें दो बातें ऐसी निकली कि वो कुछ नहीं कर सके। एक, कुछ टेनरीज के मालिक हिंदू निकले, और दूसरा मैंने सबसे पहले उनको ही बुलाया, स्लॉटर हाउस और टेनरीज के मालिकों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, और मैंने सबको ये कहा कि गंगा खत्म हो गई तो तुम्हारी इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। तो रास्ता ऐसा निकालो कि तुम जहाँ से गंदगी निकल रही वहीं ट्रीट करो, और तुम अगर उस प्लानिंग में हमारा थोड़ा बहुत सहयोग चाहते हो तो हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। और हम मिलकर के प्रोजेक्ट कानपुर के लिए तैयार हो रहे हैं। बड़ा निवेश है, इसीलिए शायद लोग आगे नहीं बढ़ रहे। नहीं, हमारी उनसे बात हुई है और हम ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें कि उनके लिए उनके प्रोडक्ट, क्योंकि जो आखिरी जो उनका प्रोडक्ट है जूता, कानपुर जूते के लिए मशहूर था, वो महंगा ना हो जाए। हमारा उनको कहना है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो महंगे ना हो, जितना आप अफोर्ड कर सकें, उस स्थिति में भी हम गंगा को बिल्कुल हम उसकी BOD 0 लेवल पे ला सकते हैं। और इसके लिए हमें उनको मिलकर प्लान बनाना होगा, और उसके लिए मैं 2 बैठकें खुद कर चुकी कानपुर के लोगों के साथ में, और मैं कानपुर के टेनरी, स्लॉटर हाउस और जो लेदर इंडस्ट्री है सबके साथ में मेरी बात हो चुकी है। लेकिन उससे ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं कानपुर क्यों मशहूर हो गया है गंगा के प्रदूषण के लिए, वो अकेले कानपुर के टेनरी, लेदर और स्लॉटर हाउस के कारण नहीं है। वो इसके पहले की पल्प एंड पेपर, शुगर केन और वाइन इंडस्ट्रीज़ की जो गंदगी कन्नौज से जो शुरू हुई उसमें जानी, वो इकट्ठी हो गई फिर कानपुर में, कानपुर की अपनी गंदगी को मिला के। इसलिए हमें तो गंगा को बिजनौर से ही ठीक करना शुरू करना पड़ेगा। कानपुर तो उसका वो अंत में वो आ गया है जिसको बोलते हैं ना कि सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है कानपुर ने। मैम, एक बड़ी समस्या ये बताई जा रही है, विशेषज्ञ कहते हैं कि जो पानी का फ्लो है, जो गंगा में जल की मात्रा है वो कम है, वो एक बड़ी समस्या, नहीं तो गंदगी खुद ब खुद साफ हो जाती। गंगा में और यमुना में इकोलॉजिकल फ्लो के लिए कमेटी बनी थी, एक यमुना के लिए बनी थी NGT के निर्देश से। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसमें हमारे एडिशनल सेक्रेटरी भी उसके मेंबर थे। एक प्रिंसिपल कमेटी बनी थी और पर्यावरण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है NGT को, और अब NGT को अपना निर्देश जारी करना है यमुना के इकोलॉजिकल फ्लो के बारे में। इसी प्रकार से गंगा के इकोलॉजिकल फ्लो के लिए भी एक हमने कमेटी बनाई हुई है। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, पर्यावरण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी उसके सदस्य हैं, और ये मिलकर के तय करेंगे कि कितना इकोलॉजिकल फ्लो होना चाहिए। और IIT कंसोर्टियम के जो कन्वीनर हैं वो, उन्होंने ऋषिकेश तक के इकोलॉजिकल फ्लो की अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब मैंने इस कमेटी को कहा है कि आप ठीक से एग्जामिन करके इसको बताओ कि रिवर सीजन और साइट स्पेसिफिक इकोलॉजिकल फ्लो होगा। मानसून का अलग इकोलॉजिकल फ्लो होगा, नॉन मानसून का अलग इकोलॉजिकल फ्लो होगा। लेकिन ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, पर्यावरणविदों की चिंता बिल्कुल जायज़ है, और ये चिंता हमारी भी है कि हर नदी का अपना एक इकोलॉजिकल फ्लो होना चाहिए। इकोलॉजिकल फ्लो का मतलब है कि आप बांध बनाएं, पावर जनरेशन करें, इरिगेशन के लिए डैम बनाएं, लेकिन जो नदी का मुख्य मार्ग है उसमें 12 मासी पानी रहना चाहिए, 12 महीने तक पानी रहना चाहिए। महामना मालवीय ने 1916 में ये एग्रीमेंट किया था अंग्रेज़ों के साथ, और वो एग्रीमेंट अभी भी भंग नहीं हुआ है, वो आज तक चल रहा है, और उस एग्रीमेंट का पालन हमको करना ही पड़ेगा।
और इसलिए हम इकोलॉजिकल फ्लो का निर्धारण करके ही रहेंगे। और CWC आगे के किसी भी बांध की रिपोर्ट तब तक नहीं देगा जब तक कि उस बांध में इकोलॉजिकल फ्लो की डिज़ाइन नहीं होगी। एक बड़ी बात कही जा रही कि चूंकि लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि 2019 तक हम करके रहेंगे गंगा से मुतल्लिक सारे काम, तो ये क्या एक अतिरिक्त दबाव के तौर पे काम कर रहा है? मैं तो मानती हूँ बिल्कुल, और मैं अपने अधिकारियों को भी बोलती हूँ कि देखो, शुरू करने की डेट तय नहीं करना, ख़त्म करने की डेट तय करना। और जब ख़त्म करने की डेट तय करोगे तो काम कर पाओगे, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। और इसके लिए मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ चुनाव का। चुनाव वाले डेट फिक्स कर देते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग कि उस दिन वोट पड़ेगा, तो आप देखिए सारे DM सारे SP उसके हिसाब से तैयारियों में लग जाते हैं। तो मैंने उनको यही कहा है कि बस आप तो उसी ढंग से काम करो कि कंप्लीशन की डेट फिक्स करो। इसलिए हमने एक डेट फिक्स कर रखी है, 2016 अक्टूबर में निर्मलता का फेज़ 1 भारत की जनता को दिखना चाहिए गंगा जी में। एक बड़ा मुद्दा नदियों को जोड़ने से भी जुड़ा रहा है, और हमने देखा था कुछ कोशिशें हुई थी जब इंडिया की पहली सरकार थी। कैसे इस मामले पे हम आगे बढ़ पाए? वास्तव में मुझे इतना आश्चर्य होता है जब कांग्रेस के लोग हमसे लड़ते हैं और हमारे बारे में आरोप लगाते हैं। मैं उनसे अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के मामले में उनको एक्सपोज करूं, अटल जी के समय पर यह योजना इतनी फास्ट ट्रैक में आई, सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनी, उस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट 2 साल में सबमिट कर दी, और जैसे ही NDA की सरकार गई, मैं मंत्री बनी 2004 से 2014, 10 साल के गैप में मेरे सामने वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री का प्रेजेंटेशन हुआ। उसमें एक लाइन आई, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। मेरा तो दिल धड़कने लगा कि हे भगवान, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स मेरे मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। तो मैंने उनको कहा कि इसको अलग करो और मुझे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का प्रेजेंटेशन करो। तो मुझे बताया गया कि बस इतनी ही है ये योजना, यहाँ पर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एक वाक्य में है, यहाँ कोई योजना नहीं है। उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल कमेटी बनाई, उसके बाद स्पेशल कमेटी बनाई, फिर उसके बाद मैंने टास्क फोर्स बनाई, फिर स्पेशल कमेटी की मैंने अब तक 5 बैठकें की, और अंत में हम 5 लिंक को बहुत आगे ले गए, जिसमें से एक की DPR बन चुकी और पब्लिक हियरिंग तक हो चुकी है केन बेतवा की। आखिरी में अब 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अगले 4 साल हैं, तो इन चुनौतियों को, हालांकि हम कई बार इससे पूछ चुके हैं, लेकिन कैसे देखते हैं आने वाली चुनौतियों को? मैं तो गांव की हूँ, तो हमारे यहाँ गांव में किसान परिवार की हूँ। तो एक मौसम आता है बरसात के बाद में, जब थोड़ी देर के लिए पूरे खेत का मुंह खोल दिया जाता है, और वो सर्दी के बाद भी आता है। एक फसल जो सर्दी के बाद की होती है ना, गर्मी की, और एक फसल जो बरसात के बाद की होती है। तो एक बार मेरे भाई लोग, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन मैं तो 50 साल पहले की बात कर रही हूँ ना, 6 साल से मुझे याद है, अपना पूरा 56 साल की हूँ अभी, तो 50 साल पहले का मुझे याद है। हल हाँकते थे, ट्रैक्टर तो होते नहीं थे गाँव में, और पूरे खेतों को रखड़ देते थे। रखड़ने का मतलब होता है पूरे खेत को बिल्कुल खोद के रख देते थे, और उसमें क्या होता था कि पुराने जो सड़ गए होते थे बीज वो निकल जाते थे, पुरानी जो पौध जो दूब उसमें उगाती थी वो पूरी उखड़ के बाहर फेंक दी जाती थी, और फिर नया बीज डाल देते थे। ये 1 साल में मोदी जी ने यही किया है, रखड़ के रख दिया है पूरे देश को, सारी योजनाओं को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, उसको उखाड़ा है, पुरानी चीज़ों को निकाल के फेंका है जो गंदगी अंदर पड़ी हुई थी। और अब ये 4 साल इतने आराम से काम करने के हैं, और जो मुझे मोदी जी की स्पीड मालूम है और जिस तरह से मैं उनको काम करते हुए देख रही हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा ना, मैंने दुनिया के बहुत नेता देखे, और मैंने 25 साल से बहुत प्रधानमंत्रियों के दौर भी देखे हैं। मेरी अपनी राय में मोदी जी के बराबर बुद्धिमान व्यक्ति इस भूमंडल पे नहीं है। मैम, लेकिन ये भी कहते हैं, वो खुद कहते हैं अपने बारे में कि वो टास्क मास्टर है, दूसरों से भी टास्क लेते हैं, तो ये क्या परेशानी पैदा करता है, या कैसे इसको आप देखते हैं? नहीं, परेशानी पैदा करता है, उल्टा है। टास्क मास्टर ही इस देश को चाहिए था। इस देश को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसमें गांधी जी भी हों और सुभाष चंद्र बोस भी हों, मतलब जिसमें होश भी हो और जोश भी हो, और ऐसा व्यक्ति तो 66 साल के बाद मिला है, और इसलिए वो एक टास्क मास्टर हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं उल्टा बोलूँगी कि हम कम पड़ गए हैं उस आदमी के सामने। हमारे प्रधानमंत्री की गति इतनी तेज है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ही इज ए टास्क मास्टर एंड ही इज़ ए वेरी हार्ड टास्क मास्टर। तो हम ब्यूरोक्रेसी के लोग, मंत्रीगण लोग, मुझे लग रहा है हम पीछे पड़ रहे हैं, हम उनके बराबरी पे नहीं आ पा रहे हैं, उनकी एनर्जी से हम मिलके मैच नहीं कर पा रहे हैं जितनी अकेली उनकी एनर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो एक बड़ा लक्ष्य सामने है, और जिस तरह से शुरुआत हुई है, जिस तरह से उमा जी हमें बता रही हैं, समयबद्ध तरीके से काम करने की जो चुनौती, उसे एक मौके के तौर पर लिया जा रहा है, और उम्मीद करेंगे कि ये तमाम चुनौतियाँ आने वाले वक्त में पूरी होंगी। नमस्कार।